राम राम साहब। हजारों की संख्या में मेरे सामने जोश और जुनून से बैठे हुए देश का भविष्य विद्यार्थीगण, सम्मानित मंच राजा राम जी मील साहब, आज सूरतगढ़ से लेकर देश और दुनिया के अंदर बहुत बातें हैं, बहुत मुद्दे हैं, बहुत घटनाएं हैं, बहुत दुर्घटनाएं हैं। पर आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं ओबीसी की आरक्षण में जो विसंगतियां है उस संदर्भ में। संविधान ने हम लोगों को ओबीसी में आरक्षण दिया। आजाद मुल्क के अंदर संविधान के माध्यम से ये अधिकार हम लोगों को मिला। जब ये अधिकार हम लोगों को मिल चुका है तो किसी ने कहा इधर उधर की बात न कर, तो ये बता किश्ती क्यों डूबी। तो इधर उधर की कोई भी बात नहीं। जो आधी से अधिक आबादी, हर कोई अपने अपने हिसाब से उसका आकलन कर रहा है। कोई 50% कहता है, कोई 55 कहता है, कोई 60 कहता है, कोई 65 कहता है। ये आबादी कितनी है, इस आबादी का वास्तविक आंकड़ा हमको और दुनिया को नहीं पता चले, इसके पीछे मंशा क्या है, हकीकत पता नहीं चले, इसके पीछे कोई सही मंशा तो नहीं हो सकती है। इसके पीछे जो मंशा है उसके ऊपर ही सबसे बड़ा हम लोगों के सामने चुनौती के तौर पर हमको लेना पड़ेगा। आज हम लोगों की जनसंख्या सही क्या है, उसका इकलौता माध्यम है जाति के आधार पर जनगणना। बिहार सर्वसम्मति से, हर बिहार के विधायक की सहमति से बिहार के अंदर जाति के आधार पर जनगणना का फैसला ले चुका। तो देश में दूसरी जगह क्यों नहीं? इस तरह के सवाल हम लोगों के सामने बहुत है। संघर्ष हम लोगों ने किया, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था कि कभी भारत आजाद होगा, उसमें सबसे ज्यादा शहादत किसकी। ये आंकड़े बताते हैं, सबसे ज्यादा शहादत आप लोगों के परिवारों की। आजाद भारत के अंदर हम लोगों को जो सबसे पहली सीढ़ी आगे बढ़ने की थी वो 1954 के अंदर खातेदारी का अधिकार था। जिस जमीन के ऊपर हम लोग मजदूरी करते थे उस जमीन का मालिकाना हक हमको 1954 के अंदर मिला। जो शिक्षा हमारे पूर्वजों के लिए बहुत से दूर और कल्पना से परे थी, वो शिक्षा का अवसर हम लोगों को मिला। हमारे पूर्वज किस बात की संघर्ष करते थे? 2 वक्त के अनाज के लिए, पीने के पानी के लिए, छत के लिए और तन पर कपड़े के लिए। यहां बैठे हुए हर व्यक्ति स्टैंड के अंदर, हर किसी के पूर्वज, आज जरूर जो हजारों करोड़ के मालिक बने हुए हैं, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि में इन संघर्ष की पृष्ठभूमि थी। उस खातेदारी के अधिकार और शिक्षा के अवसर से हम लोग कुछ चंद कदम आगे बढ़ने लगे। आज कृषि क्षेत्र के अंदर क्या स्थिति हुई है, हकीकत बताती है, आंकड़े बताते हैं कि हम नौजवान जब किसी क्षेत्र के अंदर हमको आगे बढ़ने के लिए, ओबीसी वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने रास्ते रोक लिए, तब हम लोगों ने शिक्षा के माध्यम से नौकरियों के लिए संघर्ष किया। आज इस नौकरी के अंदर जो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, 21% आरक्षण, उस 21% आरक्षण के अंदर हम लोगों को मिल क्या रहा है?
शून्य। और मैं एक कड़वी बात आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। मन्ना राम जी तो कह चुके हैं कि भाई मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे वोट भी चाहिए, पर परिवार के अंदर अगर हम ईमानदारी से कड़वी बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। मैंने खुद ने सर्वे कराया है, राजस्थान में ओबीसी के विद्यार्थियों में 95% लोगों को आज भी नहीं पता है कि ओबीसी आरक्षण में विसंगतता क्या है। ये हकीकत नहीं है। तो अपने मिलने वाला किसी 100 विद्यार्थी से, ओबीसी के विद्यार्थी से आप ये पूछ लेना, उनमें से आपको क्या उत्तर मिलेगा, फिर आप खुद ही आकलन अपने आप कर लेना। ये लड़ाई सामने वालों से भी है और ये लड़ाई के लिए तैयार हमको खुद को भी रहना पड़ेगा। ये तैयारी कैसी? ये तैयारी हमको सबसे पहले हकीकत जानने की। आज हम लोगों के साथ क्या हो रहा? 21% आरक्षण हमको मिला, 27% जब केंद्र से आरक्षण का फैसला हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए ये बात करी गई कि 21% ही आरक्षण मिल सकता है, क्योंकि 50% से ऊपर आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। 21% आरक्षण मिला। पांडवों और कौरवों के बीच में जब पांडवों के तरफ से बात करने के लिए कौरवों से गए तो क्या बोला कि हक जो अधिकार है उतना आधा राज दे दो। ये लड़ाई झगड़े की कोई आवश्यकता नहीं, कोई इसी प्रकार का विवाद नहीं है। तो फिर क्या बात हुई कि हक और अधिकार, तो क्योंकि जातिगत जनगणना नहीं है तो हक और अधिकार के लिए हम लोगों को लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। फिर ये बात तय हुई कि चलो 5 गांव तो दे दो, 21% आरक्षण तो दे दो। वो 5 गांव भी अगर हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं तो आज हम लोगों के लिए किस चीज के लिए विवश करना पड़ेगा। आज परिस्थितियां ये क्या पैदा करना चाह रहे हैं? आज 21% आरक्षण जो हम लोगों का हक और अधिकार है उससे भी कम हम लोगों को मिल रहा है। कई दफे तो हम लोगों को यह बोला जाता है कि जनगणना, जातिगत जनगणना नहीं हुई है, इसके कारण हकीकत में क्या स्थितियां हैं हमें पता नहीं। कई दफे यह कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का खुद का वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसके कारण 50% का वो पाबंदी है। आज हमारे देश के अंदर वो 50% की जब पाबंदी नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोगों को 21% मिला हुआ। और उस 21% के अंदर मैं युवा साथियों, आप और आपके माध्यम से सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने आप को जानना पड़ेगा। ये कृषि आंदोलन, कृषि बिल के लिए राजा राम मील साहब और इनका लंबा आंदोलन 13 महीने क्यों लगे? हम लोग कोसते हैं उन फैसले करने वालों के लिए, पर राजा राम जी कुछ कमियां हम लोगों के खुद में। उस कृषि बिल के संदर्भ में हम लोगों को खुद को भी नहीं पता था। जब हम लोगों को खुद को नहीं पता था, इसलिए 13 महीने का संघर्ष हुआ। मुट्ठी भर लोग पंजाब और हरियाणा से किसानों ने संघर्ष किया। उनके संघर्ष को जब हम लोग देख रहे थे, राजा राम मील को जब हम लोग बॉर्डर पर बैठे हुए देख रहे थे, ये बुजुर्ग हुआ बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं, जब हम लोग बात कर रहे थे कि किस लिए गई है, क्यों गई है, तब आपस में सुखपुकाट हुई कि ये कृषि बिल है क्या, हकीकत है या नहीं। उस कारण हम लोगों को 13 महीने संघर्ष करने लगा। अब हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। इस न्याय के लिए सबसे पहली अगर कोई सीढ़ी है तो हम लोगों को सच्चाई तक पहुंचने की। हम लोग इधर उधर की बातें बहुत जानकारी रखते हैं। हर किसी का मोबाइल फोन अगर उठाकर देख लो तो उसके अंदर हम कितने घंटे इस मोबाइल फोन के किस किस प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो अपने आप पर इस अपने खुद का हक और अधिकार के लिए हम लोग, जो हमारे लिए सही है, हमारे लिए हक है, हमारा अधिकार है, हमारे आगे बढ़ने का जो माध्यम है, उसके लिए अगर हम लोग जानकारी नहीं रखेंगे तो दुनिया में कौन जानकारी रखकर हम लोगों को जागृत करेगा और कौन हम लोगों को आगे बढ़ेगा। सबसे पहला हम लोगों का ये ओबीसी में विसंगतता क्या है। बातें बहुत होगी, हमको चाहिए बहुत कुछ, हर किसी को बहुत कुछ चाहिए, पर हमको तय करना पड़ेगा कि उस
शिखर तक पहुंचने के लिए हमारी पहली सीढ़ी क्या होगी, दूसरी सीढ़ी क्या होगी, और अगली सीढ़ियां जो होगी वो तय करेंगे जब उस शिखर पर पहुंच पाएंगे। बातें करने, विवाद करने से हम लोग वो शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे। पहली और दूसरी सीढ़ी, जब यह आरक्षण विसंगतिया की जो समिति थी उनके साथ मेला लंबा जब चर्चा हुई तो इन लोगों ने तय किया कि पहले और दूसरी जो सीढ़ी है, एक तो जो 2018 के अंदर ये नोटिफिकेशन निकला एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिकों का इनके आरक्षण के संदर्भ में, उसके कारण पहले तो उस विसंगति को हम लोगों को दूर करवानी है। दूसरी विसंगति हमारे लिए रोस्टर, सही रोस्टर नहीं बनना। ये दो विसंगति अगर हमारी दूर होगी तो फिर तीसरा कदम हम लोगों को तय करना पड़ेगा। और जो मेरा व्यक्तिगत मानना, तीसरा कदम, मैं कोई अधिकृत तौर के ऊपर आरक्षण समिति का कोई फैसले करने वाला व्यक्ति नहीं, वो आप लोगों को फैसला करना है कि जो पीछे हम लोगों के विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ हुआ उसको कैसे हम लोग न्याय दिलाए, वो तीसरा हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। पर हकीकत में हो क्या रहा है, हिटलर का काल जब जर्मनी में था तो एक बहुत सुप्रसिद्ध लेखक ने बात दुनिया के सामने लिखी कि जब कम्युनिस्टों को मारा जा रहा था तो अब बाकी हम सब मौन थे। जब लेबर यूनियन वालों को मार रहे थे, जब हम सब मौन थे। जब यहूदियों को मार रहे थे, जब हम सब मौन थे। और जब हमारा नंबर आया तो कोई भी नजर नहीं आया। तो एक दूसरे के लिए भी उनके हक क्या, अधिकार क्या है, उसकी भी जानकारी रखकर जो सही है सही के साथ खड़ा होना। हमारा डीएनए क्या है, हमारा डीएनए क्या, हमारी पहचान क्या है, सही के साथ खड़ा रहना। सही के साथ खड़ा रहते हुए हम लोगों को कितना भी नुकसान हो, कितना भी संघर्ष करना पड़े, उससे हम लोगों को विचलित नहीं होना चाहिए। तो ओबीसी आरक्षण के अंदर जो दो विसंगतियां है, भूतपूर्व सैनिकों का जो आरक्षण है वो आरक्षण महिलाओं का आरक्षण के तर्क पर भूतपूर्व सैनिकों का भी आरक्षण होना चाहिए। ये ताकतें जो हम लोगों को कुछ नहीं प्राप्त करना चाहती, हम लोगों से असहमत है, हम लोगों के खिलाफ है, वो ताकतें क्या करती हैं, वो विवाद उत्पन्न करती है। नौजवान साथियों, हमको विवाद उत्पन्न नहीं करना है, हमको हासिल करना है। आज अडानी के लिए कुछ फैसला होता है तो विवाद होता है, कोई संघर्ष होता है, कोई पक्ष होता है, कोई विपक्ष होता है। सिर्फ फैसले, और फैसले के बाद जब हम लोग देखते हैं कि अरे देश में क्या स्थिति है, अरे देश में तो एक नंबर में है, दुनिया में क्या स्थिति है, कि तेज रफ्तार से आगे बढ़ पाए। ये कुछ हमको भी चीजों को समझना चाहिए कि निर्णय हमारे अनुरूप कैसे हो सके। ये सवाल भी हम लोगों के सामने आता है कि आप सरकार के सामने अपने संपर्क, अपने संबंध, अपने पद को उपयोग कराकर फैसला क्यों नहीं करवाते हैं, ये सवाल आता है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जन समर्थन सबसे प्रबल है। जन समर्थन के अलावा जो दूसरे माध्यम है वो ताकत आज हम लोगों के पास नहीं है, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जो ताकत अडानी के पास है वो ताकत हम लोगों के किसी के पास नहीं। जो दूसरे क्षेत्रों के अंदर ताकतें चाहिए वो हम लोगों के पास नहीं है। हमारे पास इकलौता माध्यम वो जन समर्थन है, उसके अलावा दूसरा और कोई माध्यम नहीं है। कड़वी बात भी मैं आप लोगों के बीच में रखूं। कोई भी किसी स्थान पर हो, कोई भी अपने आप को किसी भी तरह से आप लोगों के बीच में लेकर आई, पर इकलौती ताकत जिससे हम लोगों को न्याय मिल सकता है वो जन समर्थन है। इसलिए आप सब लोगों की आवश्यकता है, आपके अलावा किसी की आवश्यकता नहीं। आज हरीश चौधरी की आवश्यकता नहीं है। हरीश चौधरी आगे बैठे, बीच में बैठे, कहीं भी बैठे, हरीश चौधरी सबसे अंतिम पंक्ति में बैठ सकता है, और यहां नहीं बैठेगा तो भी चलेगा।
पर आप लोग अपने खुद के हक के लिए, अधिकार के लिए अगर बैठोगे, जब जाकर फैसला होगा, जब जाकर हमको न्याय मिलेगा। मैं मीडिया के भाइयों को मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप ईमानदारी से हम लोगों से संवाद करो। हम लोगों का हक और अधिकार नहीं है तो हम लोगों को आप मना करो कि नहीं, आपका हक और अधिकार नहीं। हम लोगों के साथ अन्याय नहीं हुआ है, आप लोग हमको समझाओ, हमको बताओ कि हम लोगों के साथ अन्याय नहीं हुआ हुआ। हमारे साथ अन्याय हो रहा है। कानून और नियम और संविधान के अंदर हम लोग अगर हक नहीं रखते हैं तो उस संदर्भ में आप बात करो। इन्हीं संविधान में आप लोगों को ये अधिकार नहीं दिए, नियमों के अंदर ये अधिकार नहीं है, तो हम आज ही घर जाकर और बैठ जाएंगे। जब संविधान ने हम लोगों को ये अधिकार दिया, नियमों ने हमको ये अधिकार दिया है, 21% तक हम लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, उसके बाद में भी हम लोगों की सही आवाज अगर आप लोग नहीं उठाओगे तो और कौन उठाएगा? हरीश चौधरी का नाम आई या नहीं आई चल चलेगा, राजा राम जी मील का नाम आई नहीं आई चल चलेगा, पर ये लाखों जो नौजवान हैं, इनकी भावना, इनका हक और इनका अधिकार अगर आप लोगों के माध्यम से नहीं आएगा तो इस लोकतंत्र के अंदर और कौन सा माध्यम है? जो लोकतंत्र के अंदर माध्यम है उसके अंदर आप लोगों से भी हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे हक और अधिकार, अगर हमारा हक और अधिकार नहीं है तो आप एडिटोरियल लिखकर और ये बात करो, संपादक के लिखकर आप ये बात करो कि ये लोग बिल्कुल गलत तौर के ऊपर अपना हक और अधिकार मान रहे हैं, ये लोग ऐसे ही इन लोगों के साथ में हैं। अगर हम लोगों को समझ में आएगा तो दुनिया से माफी मांगेगी। तो जब हमारा हक और अधिकार है उसके बाद में आप लोगों के माध्यम से नहीं मिलेगा तो और किसके माध्यम से मिलेगा? यह आरक्षण की स्थितियां क्या कर चुकी? मेरे को आज जब मैं आ रहा था, जब मेरे एक मित्र ने एक कृष्ण बिहारी नूर की कई भी बात भेजी कि आपके साथ आरक्षण, और वो कोई ओबीसी का नहीं है, उसने हंसी मजाक के अंदर जो बात भेजी है वो बहुत गंभीर बात है। कृष्ण बिहारी नूर की बात है कि कितने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ ही नहीं बचा। ये ओबीसी के आरक्षण के अंदर अपने हिस्सों के हिस्से के अंदर कुछ भी नहीं बटा, क्योंकि इस आरक्षण को इन्होंने इस तरह से बांट दिया, इस तरह से जटिल कर दिया है कि हम लोगों को आधी से अधिक आबादी के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो उसने हंसी मजाक में मेरे को भेजा, पर मैंने इस बात को बड़ी गंभीरता से, गहराई से जब ये समझा तो हकीकत भी यही है कि इस पूरे आरक्षण और सरकारी नौकरियों को इस तरीके से इन्होंने बांट दिया कि अपने खुद के हिस्सों के अंदर शून्य। आज वनपाल और वन रक्षक के अंदर 22 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है। आज करोड़ों रुपए हम लोग, सैकड़ों करोड़ रुपए हम लोग हमारे खून पसीने से कमाए हुए पैसों का फीस, पहले तो आवेदन का शुल्क और फिर कोचिंग के लिए वो पैसा हम लोग खर्च करते हैं। ये बिलों में हम लोगों को घुसने का शौक नहीं है, पर ऐसी स्थितियां आई हुई है। ये लाइब्रेरी में हम लोग क्यों जाते हैं? ये लाइब्रेरी में हम लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे पारिवारिक परिस्थिति ऐसी नहीं है कि जहां हम पढ़ाई करते हैं तो वो माहौल ऐसा रहे। ये बड़े लोग लाइब्रेरी में नहीं जाते हैं, ये अपने घरों को ही लाइब्रेरी बना देते हैं। एक एक कमरे के अंदर हम लोग 5-5, 7-7 जने रहते हैं पढ़ने के लिए। हम लोगों के पास उसी कमरे के अंदर हम लोगों को रोटी बनानी पड़ती है। उसी कमरे में हम लोगों के जो पारिवारिक परिस्थिति में कोई बीमार होता था वो भी आता है, उसी कमरे के अंदर हम लोग इसके मिलने वाला भी आता है। इसलिए हम लोग मजबूरन उन लाइब्रेरियों में जानते हैं, खुद अपना तन वहां लेकर जाते हैं, बुद्धि वहां लेकर जाते हैं, किताब वहां लेकर जाते हैं, और सिर्फ बैठने के लिए अगले वालों को पैसा देते हैं। उस बिल में इसलिए घुसने, बिल में घुसने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए, पर उस बिल के माध्यम से हम शेर कैसे बन सके, इसलिए उस बिल और गुफा के अंदर हम लोग गए। दुनिया ये पूछती है कि इस बिल में क्यों है, उस गुफा में हम लोग इसलिए बैठे हैं कि जैसे शेर शक्तिशाली होकर निकलता है और इस दुनियादारी के अंदर मजबूत होकर, इस व्यवस्थाओं के अंदर हम झपट कर अपने आप का आधिपत्य हम लोग कैसे बरकरार रखें, उसके लिए उस बिल के अंदर, इस लाइब्रेरी के बिल के अंदर हम लोग बैठे। मेरा अंडरग्राउंड में हम लोग क्यों बैठे?
खुले के अंदर बैठने के वाले सौभाग्यशाली हम लोग हैं। कई लोगों को दौरा मिला हुआ है, कई लोगों को तालन मिला हुआ है, कई लोगों को खेत मिले हुए हैं, कई लोगों को 2 फसली मिला हुआ, तो हम जैसे लोगों को 1 फसली मिला हुआ, पर मिला हुआ तो सबको है। एक और मैं बात आप लोगों को कहना चाहता हूं, अगर हम लोग जागृत नहीं होंगे, आप लोग संगठित नहीं होंगे, तो आने वाली पीढ़ी हम लोगों को नहीं बख्शेगी, नहीं बख्शेगी। ये दुनिया भर के अंदर जो वातावरण बनाया गया है, एक महोदय ने आकर ये बात करी कि हमको ट्विटर, हमको सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी ताकत इजहार करती है। नौजवान साथियों, इस देश के अंदर हर साल 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, मैं बड़ी सोच समझ के ये आंकड़ा कह रहा हूं, 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इस सोशल मीडिया के अंदर दुनिया खर्च कर रही है, जिससे सही जानकारी लोगों के बीच में नहीं पहुंचे। जिस प्रकार की जानकारी वो पहुंचाना चाहते हैं, वो जानकारियां लोगों के बीच में पहुंचे। ये स्थिति है। इस तरह के नगाड़े बोल रहे हैं अड़ोस पड़ोस चारों तरफ, उसमें अपने हक की, अधिकार की, सच्चाई जो पुपाड़ी बजानी है, उसके लिए हम लोगों को पूरे ताकत से और प्राथमिकता से हम लोग नहीं बजाएंगे तो सोशल मीडिया और इन सब नगाड़ों के अंदर हम लोग भी कौन बने। ये लड़ाई कई दिशा में लड़नी है। अब मैं वापस अंत में वही बात दोहरा रहा हूं कि हमको खुद को भी नहीं पता कि हमारे साथ ये अन्याय क्या हो रहा है। ये योगेश यादव जब मेरे पास आया तो मैं योगेश से पूछा, मेरे को खुद को भी नहीं पता। लोग कह रहे थे कि आपको नहीं पता तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मैं माफी भी मांग सकता हूं कि मेरे को नहीं पता था तो नहीं पता था। मैंने योगेश यादव से पूछा, योगेश तेरे को पता कब चला? बोला कि साहब मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता चला। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसके बाद में भी मेरे को शर्म आई लोगों के बीच में ये बात कहते हुए, क्योंकि मेरे दोस्त परिवार ये कहते थे कि आपने तैयारी नहीं करी इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, आप ये बहानेबाजी कर रहे हो। जो टॉपर है उसकी भी ये स्थिति, तो मेरिट में रहने वाले दूसरे विद्यार्थियों के साथ क्या स्थिति हो। रमजान के लिए जैसे ही कि परीक्षा के अंदर उसका खुद का उत्तीर्ण होना और उसके बाद में भी मौन होना, ये मौन कौन करता है? ये योगेश यादव रमजान जैसे नौजवान को चुप और मौन कौन करता है? ये हालात मौन करवाते हैं। उन हालातों के अंदर जो मैं बात कर रहा हूं, ये 50,000 करोड़ नहीं, इस तरह की और कई चीजें जो ये आज उचित प्लेटफॉर्म भी नहीं है, उचित समय भी नहीं है कि अपन दूसरी बातों की चर्चा करें। वो हालात और परिस्थितियों के अंदर हमारा हक और अधिकार है, उसके लिए हमको शांत होना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद से भी आगे साधुवाद देना चाहता हूं। बाड़मेर के अंदर ये बात की शुरुआत हुई और आज सूरतगढ़ की धरती के ऊपर इस बात को रफ्तार मिली। इसके लिए मैं सूरतगढ़ की धरती को और आप तमाम विद्यार्थियों की बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। ये संघर्ष, एक और कड़वी बात करना चाहता हूं, ये संघर्ष आप लोगों को ताउम्र करना पड़ेगा। डार्विन की थ्योरी तो आप लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी कि अपने अस्तित्व के लिए अपने को संघर्ष करना पड़ेगा। अपन को अडानी इसके वहां पैदा नहीं हुए, अंबानी इसके वहां पैदा नहीं हुए, अपने अपने तरीके का संघर्ष, और संघर्ष से विचलित नहीं होना। हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो परीक्षा का नतीजा नहीं निकला वो भी रोका जाए। पर ईमानदारी से मैं आपको कहना चाहता हूं, वो रुकवाने के लिए पूरे राजस्थान में किसी के पास ताकत नहीं। नहीं तो हरीश चौधरी के पास है, नहीं राजा राम जी भील के पास है। वो ताकत किसी के पास है तो ओबीसी के विद्यार्थियों के पास है, और वो ताकत किसी के पास है तो ओबीसी के पूर्व विद्यार्थियों के परिवार के पास है। इसके अलावा और किसी के पास ताकत नहीं। मैं आप लोगों को गलत मुगालते के अंदर नहीं रखना चाहता। मैं ये कर लूंगा, हम लोग ये कर लेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाएंगे, पर करने वाले आप सब लोग। तो वो नतीजा भी रुकवाना, शैडो पोस्ट भी क्रिएट करवाना,
ये भी हम लोग नहीं करवा पाएंगे, ये भी आप लोगों की संख्या, आप लोगों की जागृति, आप लोगों की ताकत से ही हो पाएगा। ये सवाल भी आप लोग पूछोगे कि फिर आकर यहां बैठे क्यों हम, ये सवाल भी आप लोग हमसे पूछोगे। पूरे जंगल में जब आग लग रही थी तो एक चिड़िया भी अपने चोंच में पानी लेकर उस आग बुझाने होंगे, तो कई समझदारों ने बोला कि भाई चिड़िया, तू तेरे चोंच में ये आग बुझाने के लिए तू प्रयास करी, उससे तो इस जंगल में आग नहीं बुझेगी। तो चिड़िया ने ये जवाब दिया कि जब इतिहास के अंदर से आग के बारे में जब कभी भी बात होगी तो मेरा नाम आग बुझाने वाला में है। तो हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, हम लोगों का कोई उद्देश्य नहीं, हमारा कोई भी इस संदर्भ में नहीं है। सिर्फ हम अपने आप को इस आग के अंदर उस चिड़िया के भांति जितना भी हमारी चोंच के अंदर पानी की क्षमता है उसमें से आग बुझाने का हम लोग प्रयास करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से हर किसी को जो ओबीसी आरक्षण के अंदर, चाहे वो ओबीसी भी क्यों नहीं है, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के अंदर हम लोगों ने तालियां इतनी बजाई कि वो मेजें उस दिन टूटने लग गई थी। 200 के 200 एमएलए हम सब लोगों ने तालियां बजाई, अखबार भरे पड़े थे। अगला दिन का अखबार, जिस दिन ईडब्ल्यूएस का फैसला हुआ, वो अखबार निकाल कर आप देख लो। आप मीडिया के उस दिन के अगले कुछ दिन के आप मीडिया का पूरा समय निकाल कर देख लो। मीडिया हाउस पूरे अखबार को सबसे आगे से उन लोगों ने भरा पड़ा था। विज्ञापनों पर 100 करोड़ से ऊपर पैसा विज्ञापनों के अंदर राजस्थान के अंदर खर्च किया गया। सरकार ने भी किया और बाकी लोगों ने भी किया और सर्वसम्मति से किया। इसलिए आज मैं प्रदेश के तमाम वर्गों से ये निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि हमारा हक और हमारा अधिकार है, आप इस लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर हमारा हक और अधिकार में हम लोगों का साथ। अंत में यह भी कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर संख्या बल को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये बड़ी कड़वी हकीकत है, पर लोकतंत्र के अंदर संख्या बल को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। नजरअंदाज हमारी खुद की कमियां ही करवा सकती। हम नहीं जानेंगे, हम उस बात को नहीं मानेंगे, हम लोग जागृत नहीं होंगे, हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बड़ी कड़वी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। सूरतगढ़ वाले तो आप 2 फसली लोग हो, आपकी मदद करने वाले भी हैं। बाड़मेर के अंदर तो एक छोटा सा टेंट लगाया था, गर्मी भी बहुत थी, पर सामने जो हजारों लोग बैठे थे उनमें से एक लड़का भी हटना तो क्या बात, इधर से उधर नहीं हुआ। बिना टेंट के, पहले तो बड़ी कड़कड़ाती धूप, सूरतगढ़ वालों की तो मेहरबानी यही है कि अपने को कड़कड़ाती धूप में नहीं बैठाया, और उसके बाद में बरसात, एक भी लड़का, एक भी नौजवान वहां से गया नहीं। अंत में मैंने उनको यही बोला कि आप योग्य बनो, जो दुनिया जिसे बिल कहती है उस जगह आप घुसो, अध्ययन करो, योग्य बनो, और बाकी संघर्ष के लिए जब कभी भी आपको याद करना की आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों को याद करें। जल्दबाजी भी हम लोगों का नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हम लोगों का संघर्ष जल्दबाजी के अंदर, विवादों में हम लोग अपना अधिकार खोते जा रहे हैं। ये इतिहास बता रहा है। ये सवाल भी हम लोगों के सामने रखा जाता कि साहब तारीख तय करो, हम लोग जयपुर चले। स्थितियां क्या, 100 में से 95% हमारे परिवार को भी पता नहीं, 5% लोग अपन जयपुर चले, या पहले हम लोग बाकी हमारे परिवार के 95% विद्यार्थी हैं उनको बताएं कि भाई ये स्थितियां क्या है। तो मेरा आज आप सब लोगों से ये निवेदन है, ओबीसी के हर विद्यार्थियों को संघर्ष समिति से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे एक आप वीडियो या क्लिप बनाओ, जिससे हर ओबीसी के विद्यार्थियों तक ये बात पहुंचे
कि विसंगतियां है क्या, ये अन्याय क्या हो रहा है। मैं बीकानेर के अंदर रात को रुका, सुबह मुझे एडिशनल डायरेक्टर के पद तक बैठे हुए जो व्यक्ति थे उन्होंने भी आकर और मेरे से ये पूछा कि ये विसंगतियां क्या है, पूरी तरह से हमें समझ में नहीं आई। तो हम लोगों के लिए ये भी बहुत बड़ी प्राथमिकता है कि हमको हकीकत में हमारे साथ अन्याय क्या हो रहा है ये भी हम लोगों को पता करवाना, और 100% परिवार को जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन नहीं तो हमको टेंट लगाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो कोई भाषण की जरूरत पड़ेगी, नहीं हमको संघर्ष की जरूरत पड़ेगी। अपने आप ही जो हमारे हक और अधिकार के फैसले हैं वो चलकर जैसे अडानी और अंबानी के घर पर नहीं जाते हैं, वैसे वो हमारे घरों के अंदर वो हक और अधिकार के फैसले अपने आप जाएंगे। इसलिए ये जागृति के लिए आप सब लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ। बातें और भी बहुत है, आने वाले समय के अंदर ये संघर्ष समिति आप लोग सब तय करना कि अगला कदम क्या होगा इस संघर्ष का। जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं आगे नहीं पीछे बैठकर भी अपने आप ये हर समय तैयार रहूँगा। तहे दिल से मैं तमाम आप विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हरीश मूड जो नौजवान है उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने भी बहुत आज्ञावान, ये चंद लोग ही है वो क्रांति। जब देश आजाद हो रहा था पंजाब के अंदर एक विशेषज्ञ ने मुझे, कितने लोगों का उस समय संघर्ष था, कुछ हजार लोगों का, करोड़ों लोगों ने अपने आजादी भोगी। तो पूरे पंजाब जो सबसे ज्यादा संख्या के अंदर योगदान था, उस पंजाब के अंदर भी कुछ 4। तो ये नौजवानों जो आप लोग संघर्ष कर रहे हो, आप 4-5 नहीं हो। जयपुर के अंदर योगेश यादव, राजेंद्र कड़वासा, रमजान, मैं तुम सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन इनको पता चलेगा तो लाखों की संख्या आप लोगों के साथ में रही। और तमाम जो सूरतगंज के अंदर जो संघर्ष के अंदर आज्ञावान रही, मैंने